जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू तरीके से कर रहे होंगे। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को एक बार पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल आओ पढ़ें विज्ञान पर। अभी तक अगर जिन विद्यार्थियों के द्वारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को दबा दें और ऑल बटन पर प्रेस कर दें, जिससे आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाले कक्षा 10वीं विज्ञान के महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों, जैसा कि आपको मालूम है कि आपने नियंत्रण एवं समन्वय के जो 2 वीडियोस मैंने अपलोड किए थे उसको आपने देख लिया होगा। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे कि आपको नियंत्रण एवं समन्वय जो पाठ है वो आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको नियंत्रण एवं समन्वय में जो पाठ है हमारा अध्याय 6 उसका जो अंतिम टॉपिक है उसके ऊपर चर्चा करूंगा और ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, तो आप इसको पूरा ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं नियंत्रण एवं समन्वय का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पौधों में समन्वय। तो पौधों में समन्वय ये जो आपका टॉपिक है ये कक्षा 10 विज्ञान से संबंधित है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में इसमें से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे, जिससे कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में आपको जो भी प्रश्न आएंगे वो आप आराम से लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पौधों में समन्वय के बारे में। तो जैसा कि आपको मालूम है कि शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण तथा समन्वय के लिए जंतुओं में तंत्रिका तंत्र होता है, लेकिन पादपों में ना तो तंत्रिका तंत्र होता है और ना ही पेशियां। अतः वे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कैसे करते हैं, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ सीखेंगे कि किस प्रकार से उनमें उद्दीपन की क्रिया होती है। तो उसके लिए आइए चलते हैं पौधों में समन्वय के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पौधों में जो गतियाँ होती हैं उनको हम किस आधार पर समझ सकते हैं, वृद्धि के आधार पर। और वृद्धि के आधार पर जो गतियाँ होती हैं उनको वृद्धि के आधार पर गति, और एक होती हैं जो वृद्धि का गति पर निर्भर ना होना। तो 2 प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे कि जो पौधों में वृद्धि हो रही है वो गति के आधार पर हो रही है या बगैर गति के आधार पर हो रही है। इसमें देखिए, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें लिखा हुआ है उद्दीपन के कारण तत्काल अनुक्रिया। क्या लिखा है? उद्दीपन के कारण तत्काल अनुक्रिया। तो इसके लिए आइए सबसे पहले हम एक ऐसी गति पर विचार करते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा छुई मुई पौधे की गति, क्योंकि यह वृद्धि से संबंधित नहीं है। जो छुई मुई का पौधा होता है, अगर आपने देखा होगा तो वह छुई मुई का जो पौधा होता है वह वृद्धि से संबंधित नहीं होता है। और जो छुई मुई का पादप होता है उसको स्पर्श करने से ही वो अपनी अनुक्रिया देता है और उसकी जो पत्तियां होती हैं उसमें गति होने लगती है। लेकिन यहाँ पर कोई तंत्रिका ऊतक नहीं है और ना ही कोई पेशी ऊतक है, फिर भी पादप किस प्रकार से स्पर्श का संसूचन करता है और किस प्रकार अनुक्रिया में पत्तियां गति करती हैं वो हम इसमें अभी सीखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, वृद्धि पर निर्भर ना होना। पौधे विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं। क्या लिखा है? पौधे विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं। इसके पश्चात आप देखेंगे कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित करके गति उत्पन्न करती है, जिसके कारण कोशिका फूल या सिकुड़ जाती है। तो कहीं ना कहीं उसमें जो पानी की मात्रा है उसके आधार पर वो गति उत्पन्न करती है, तो कभी वो फूल जाती है या फिर वह सिकुड़ जाती है। तो इस प्रकार से जो उसमें गति होती है वो बगैर तंत्रिका तंत्र के होती है। जैसे उदाहरण लिखा है, छुई मुई का जो पौधे की पत्तियां हैं उनके छूने पर उनका सिकुड़ जाना और सिकुड़ने के पश्चात उनका दोबारा से क्या हो जाना, पुनः अपनी वापस स्थिति में आ जाना। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आप देख पा रहे होंगे ये है छुई मुई का पौधा
और ये जब इस छुई मुई के पौधे को जब आप उंगली से यहाँ पर टच करते हैं तो टच करने के पश्चात आप देखिए दूसरी तरफ ये पौधे की जो पत्तियाँ हैं वो सिकुड़ गई हैं। क्या हो गई हैं? सिकुड़ गई हैं। तो ये किस कारण से हुआ है? वही मैं अभी आपको पढ़ा रहा था कि पौधे में ये जो गति है वो वृद्धि के कारण नहीं है। किसके कारण? वृद्धि के कारण नहीं है। इसमें देखिए आप लिखा भी है, यदि हम विचार करें कि पौधे को किस बिंदु पर छुआ जाता है और पौधे के किस भाग में गति होती है, यह आभासी है कि स्पर्श वाला बिंदु तथा गति वाला बिंदु दोनों भिन्न भिन्न हैं। अतः स्पर्श होने की सूचना संचारित होनी चाहिए। पादप इस सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए वैद्युत रसायन साधन का उपयोग भी करते हैं, लेकिन जंतुओं की तरह पादप में सूचनाओं के संचालन के लिए कोई विशिष्टीकृत ऊतक नहीं होते। अतः जंतुओं की तरह ही गति करने के लिए कुछ कोशिकाओं को अपनी आकृति बदल लेनी चाहिए। पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तरह विशिष्टीकृत प्रोटीन तो नहीं होती, अपितु वे जल की मात्रा, क्या लिखा है बच्चों? जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेते हैं। परिणाम स्वरूप फूलने या सिकुड़ने में उनका आकार बदल जाता है। तो यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये जल की मात्रा के आधार पर तय होता है और वो फूलते और सिकुड़ते हैं। तो इस प्रकार से वो गति उनमें होती है। तो बच्चों यही मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये लिखा है कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी यानी जल की मात्रा को परिवर्तित करके गति उत्पन्न करती है, जिसके कारण कोशिका फूल या सिकुड़ जाती है। और ये जो संकेत होते हैं ये किसके रूप में होते हैं? विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग करके सूचनाओं का एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुँचाते हैं। तो इस प्रकार से जो गति होती है वो छुई मुई की पत्तियों में देखने को मिलती है। इसके पश्चात आप आगे देखेंगे, ये तो हो गई बगैर वृद्धि के। अब आती है वृद्धि के कारण गति। किसके कारण? वृद्धि के कारण गति। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले बच्चों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में इसमें से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर होता है वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है, जिससे प्रतान वस्तु के चारों तरफ लिपट जाती है। तरोई, लौकी, सेम, खीरा, मटर, इसमें आप मटर का भी उदाहरण लिख सकते हैं। मटर में इस प्रकार से जो प्रतान होती है वो पाई जाती है। आपने देखा होगा कि जो मटर या तरोई, लौकी, ये इनके जो पौधे होते हैं उसमें इस प्रकार से एक लच्छेनुमा संरचना होती है, इसी को हम लोग प्रतान के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात दूसरा जो है बच्चों वो है प्रकाशानुवर्तन गति। तो इस प्रकार की गतियाँ जो होती हैं जिनमें प्रकाश का काफ़ी अहम रोल होता है और जो पौधे होते हैं वो प्रकाश की तरफ गति करते हैं। तो इस प्रकार की जो गतियाँ होती हैं वो कहलाती हैं प्रकाशानुवर्तन गति। इसमें सूर्यमुखी का जो पौधा होता है वो आपने देखा होगा, जैसे इसका नाम है सूर्यमुखी, यानी इसका जो मुख है वो सूर्य की तरफ होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है सूर्यमुखी पौधा। तो इसकी गति प्रकाश की तरफ होती है। दूसरा है बच्चों गुरुत्वानुवर्तन गति। तो पृथ्वी की ओर या विपरीत, जैसे जड़ एवं तना, यानी जो जड़ होती है वो पृथ्वी की तरफ गति करती है और जो तना होता है वो विपरीत दिशा में, पृथ्वी से विपरीत दिशा में गति करता है, ऊपर की तरफ, और जड़ नीचे की तरफ। तो जो जड़ होती है वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है और तना ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती कहलाता है। इसके पश्चात आप अगला देखेंगे, जो अगला है रासायनानुवर्तन गति। तो इसमें आप देखेंगे जो ये पराग नलिका का अंडाशय की तरफ गति। तो जो पराग नली होती है पराग कोश से निकलती है, परागकण से निकलती है, और ये अंडाशय की तरफ जब फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की तरह लिए बढ़ती है तो उसमें कुछ रसायनों की अहम भूमिका होती है। तो इस वजह से ये गति जो होती है वो रासायनानुवर्तन के नाम से जानी जाती है। इसके पश्चात अगली जो है वो है जलानुवर्तन गति, जो आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। पानी की तरफ जड़ की गति, यानी जो जड़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं उनको पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि पानी को उनको पूरे पौधों में पहुंचाना होता है, पानी में घुले हुए खनिज लवणों को पहुंचाना होता है, इसलिए जड़ों की जो गति होती है वो पानी की तरफ होती है। इसलिए ऐसी प्रकार की गतियों को जलानुवर्तन गति के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो पौधों में समन्वय होता है वो उद्दीपन के कारण, जो तत्काल अनुक्रिया होती है वो आपने देखी छुई मुई के पौधे में, और जो वृद्धि के कारण गतियाँ होती हैं जिसमें कहीं ना कहीं पौधे में वृद्धि को देखने को मिलती है, तो ये प्रतान है, प्रकाशानुवर्तन गति, सूर्यमुखी में गुरुत्वानुवर्तन, जड़ तना की गति, रसायनानुवर्तन आपने पराग नलिका अंडाशय की तरफ गति, और जलानुवर्तन आपने देखी पानी की तरफ
जड़ की गति। ये प्लांट हार्मोन्स यानी पादप हार्मोन्स, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है, इसको भी आप अच्छे तरीके से अध्ययन कीजिए और इसमें कई प्रकार के जो प्रश्न हैं वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसमें आप देखिए कि पादप हार्मोन्स जो होते हैं बच्चों, ये है टॉपिक पादप हार्मोन्स का, और पादप हार्मोन्स का टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें 2024 में भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है और हर साल इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले आप देखिए पादप हार्मोन्स। पादप माने जो आप समझ ही गए होंगे पेड़ पौधे, और हार्मोन्स माने रासायनिक पदार्थ। तो इसका मतलब जो है कि पौधों में विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। पौधों में विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं जो कि पौधों की वृद्धि एवं डिफरेंटिएशन यानी विभेदन संबंधी क्रियाओं का नियमन या नियंत्रण करते हैं। उनको हम लोग पादप हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। क्या कहा मैंने? पौधों में विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं जो कि पौधों की वृद्धि, विकास, विभेदन संबंधी क्रियाओं का नियमन और व नियंत्रण करते हैं। उनको हम लोग पादप हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वो पादप हार्मोन्स, तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। सबसे पहला है ऑक्सिन, दूसरा है जिबरेलिन, तीसरा है साइटोकाइनिन, चौथा है एब्सिसिक अम्ल। तो इस प्रकार से हम लोग 4 प्रकार के जो पादप हार्मोन्स हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो हार्मोन्स है इनके हम लोग कार्य भी पढ़ेंगे और इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला बच्चों है ऑक्सिन। यह हार्मोन जो बच्चों होता है ये पौधों में सामान्य रूप से पाया जाता है और यह हार्मोन जो होता है अग्रस्त कलिकाओं यानी जो एपिकल बड्स होती हैं, यानी जो पौधे की जो ऊपरी हिस्से वाले जो पार्ट होते हैं उनमें ये विशेष रूप से पाया जाता है। जैसे तने का शीर्ष है, बीज के भ्रूण में स्रावित होता है। तो कहीं ना कहीं ये उसकी जो कोशिका होती है उसकी लंबाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। उसी के लिए इसका देखिए आप कार्य जो हैं, कोशिका की लंबाई में वृद्धि करना, कोशिका विभाजन में सहायता करना। तो इस प्रकार सो ये जो इसके कार्य हैं वो आप देख रहे होंगे। इसके पश्चात अगला जो है बच्चों जिबरेलिन। जिबरेलिन जो होता है ये हार्मोन्स सभी प्रकार के पौधों में पाया जाता है। जो ये जिबरेलिन हार्मोन्स है बच्चों ये सभी प्रकार के पौधों में पाया जाता है। यह हार्मोन्स अंकुरण करते हुए भ्रूण एवं तने के शीर्ष भाग में स्रावित होता है। जो भ्रूण अंकुरित करते हैं उनमें और तने के शीर्ष भाग से ये स्रावित होता है। तो इसके क्या काम है? तने की वृद्धि में सहायता करना और बीज के शीघ्र अंकुरण में सहायता करना। यानी बीज का जो अंकुरण जो शीघ्र होगा उसमें कहीं ना कहीं जिबरेलिन का अहम रोल होता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके पश्चात आप देखेंगे साइटोकाइनिन। तो ये हार्मोन्स ऑक्सिन के साथ कोशिका विभाजन एवं कोशिका विभेदन का नियमन या नियंत्रण करते हैं। पौधों में सक्रिय रूप से विभाजन करने वाले ऊतकों में यह स्रावित होता है। तो कहीं ना कहीं ऑक्सिन के साथ इसका अहम रोल है। तो इसमें देखिए क्योंकि यहाँ लिखा हुआ था आप देख पा रहे होंगे कोशिका विभाजन में सहायक कौन? ऑक्सिन। इसी प्रकार से जो साइटोकाइनिन है वो भी कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। क्या करता है? ये सहायता करता है और ये प्रेरित करता है। बीजों के अंकुरण में सहायक होता है कौन? साइटोकाइनिन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में इसमें से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके पश्चात जो अगला हार्मोन्स है बच्चों वो है एब्सिसिक अम्ल। यानी एक ऐसा हार्मोन जो अम्ल के रूप में पाया जाता है जिसको कहते हैं एब्सिसिक अम्ल। यानी इसको ABA के नाम से भी जानते हैं और इसको वृद्धि निरोधक हार्मोन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्धि निरोधक हार्मोन्स। वृद्धि निरोधक हार्मोन्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब ये क्या काम करता है? यह वृद्धि रोधक हार्मोन्स है या वृद्धि निरोधक हार्मोन्स भी कहते हैं और पौधों में वृद्धि का संदमन करता है, यानी वृद्धि को कहीं ना कहीं रोकने का काम करता है। तो इसमें आप देख रहे होंगे ये बीजों के अंकुरण को रोकता है। इसको तनाव हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं और ये पत्तियों के मुरझाने के लिए भी ये जिम्मेदार होता है। और भी इसके कई अनेकों काम हैं, जैसे ये पौधों की पत्तियों की जो
स्टोमेटा होते हैं उनको बंद करके वाष्पोत्सर्जन को रोकता है। हार्मोन्स जो है ये बीजों की सुप्तावस्था में सहायता करता है, बीजों के अंकुरण को रोकता है और कलिकाओं की वृद्धि और बीजों के अंकुरण को भी ये रोकने का काम करता है। तो कई प्रकार के इसके काम है, जो मुख्य काम है वो मैंने आपको सामने यहाँ लिख रखे हैं, तो इसको आपको याद कर लेना है। तो इस प्रकार से ये पादप हार्मोन्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं। इसमें से कई विकल्प के जोड़ी में इस खाली स्थान में कहीं ना कहीं प्रश्न पूछे जाते हैं, या 4 नंबर में प्रश्न आ जाता है कि पादप हार्मोन्स क्या हैं, किन्हीं 4 पादप हार्मोन्स के नाम और उनके कार्य लिखिए। तो आपको ये याद कर लेना है। इसके पश्चात अगला आता है बच्चों जंतु हार्मोन्स। जिस प्रकार से पादपों में हार्मोन्स पाए जाते हैं उसी प्रकार से जंतुओं में भी हार्मोन्स पाए जाते हैं। तो जो जंतुओं में हार्मोन्स जो होते हैं वो शरीर में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, उनसे स्रावित किए जाते हैं। और इन ग्रंथियों को बच्चों अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स अंग्रेजी में कहते हैं। और ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं जिनसे ये रासायनिक पदार्थ निकलते हैं। तो आप देखें इसमें लिखा हुआ है मैंने आपको कि वे रसायन जो जंतुओं की क्रियाओं, विकास एवं वृद्धि का समन्वय करते हैं जंतु हार्मोन्स कहलाते हैं। और ये हार्मोन्स जो होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स जो नलिका विहीन होती हैं मानव शरीर में पाई जाती हैं। यानी नलिका विहीन ग्रंथियों से ये हार्मोन्स निकलते हैं और जो हार्मोन्स जो अपनी क्रिया होती है वो इस क्रिया में भाग लेते हैं, यानी ये डायरेक्ट रक्त के संपर्क में रहते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में इसमें से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं ये क्या होते हैं। अब इसके पश्चात आप जो हार्मोन्स हैं तो ये आपने समझा। और हार्मोन्स के भी कुछ विशेष काम होते हैं, जैसे कि आपको मैंने कुछ पूर्व के वीडियो में बताया होगा। हार्मोन्स जो होते हैं जल और रक्त में घुलनशील होते हैं, कम सांद्रता में सक्रिय होते हैं और कार्बनिक उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। और ये क्या होते हैं, शरीर की अंगों की क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं। तो इसके कई प्रकार के इसके कार्य होते हैं, तो ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये है बच्चों टॉपिक हार्मोन्स, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ एवं उनके कार्य। यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्राणियों में पाए जाने वाले हार्मोन्स और उनके कार्य। तो सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे पहला हार्मोन्स आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, थायरॉक्सिन। यह थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है और जो थायराइड ग्रंथि होती है वो स्थान जो है उसका गर्दन में है। और ये काम जो है इसका प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में इसका योगदान होता है। और एक प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में आता है कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। तो इसका संबंध इसी से है क्योंकि जो आयोडीन होता है उसकी कमी से हमें घेंघा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा रोग। तो चूँकि थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो होता है वो क्या करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है इसको बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। अतः इसकी उचित मात्रा शरीर में बनाए रखने के लिए आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछा जाता है, चूँकि इससे रिलेटेड था तो मैंने आपको यहाँ पर बताया। इसके पश्चात बच्चों हैं वृद्धि हार्मोन्स। क्या है बच्चों? वृद्धि हार्मोन्स। तो ये वृद्धि जो हार्मोन्स होता है ये मास्टर ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। और जो मास्टर ग्रंथि होती है ये मस्तिष्क में पाई जाती है। और मस्तिष्क के कौन से पार्ट में होती है? पश्च मस्तिष्क में होती है। कौन से पार्ट में? पश्च मस्तिष्क में होती है। और ये क्या करती है? ये वृद्धि और विकास का नियंत्रण करती है। वृद्धि और विकास का नियंत्रण। तो यहाँ से भी एक काफ़ी प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि पीयूष ग्रंथि को किस ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है और इससे वृद्धि हार्मोन्स निकलता है। इसके पश्चात अगला जो आप देखेंगे, अगला है बच्चों एड्रीनलिन हार्मोन्स। क्या है बच्चों? एड्रीनलिन हार्मोन्स। तो जो एड्रीनलिन हार्मोन्स होता है वो एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होता है। एड्रीनल ग्रंथि को हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं, एड्रीनल। तो ये क्या होती है? वृक्क के ऊपर यानी किडनी के ऊपर जो टोपी जैसी संरचनाएं होती हैं उनके पर पाई जाने वाली जो ग्रंथि होती है उसी को हम लोग अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से जानते हैं। उसी अधिवृक्क ग्रंथि के अंदर से एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है और इसका जो काम है बीपी यानी ब्लड प्रेशर, हृदय की धड़कन का नियंत्रण करता है। और ये किस स्थिति में? संकटकालीन स्थिति में, इसलिए इसको संकटकालीन हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके पश्चात अगला देखेंगे बच्चों इंसुलिन। तो जो इंसुलिन हार्मोन्स है वो अग्नाशय से निकलता है और अग्नाशय जो होती है पाचन तंत्र में, मैंने आपको बताया था उदर के नीचे जो
एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको अग्नाशय कहते हैं, अंग्रेजी में इसको पैंक्रियास के नाम से जानते हैं, अंग्रेजी में इसको पैंक्रियास के नाम से जानते हैं। और इस ग्रंथि से इंसुलिन नामक हार्मोन्स निकलता है और इस हार्मोन्स का जो काम है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण रखता है। यानी जो रक्त में ग्लूकोज होती है, जब हम लोग भोजन करते हैं, भोजन के अपघटन के द्वारा, पाचन के दौरान जो भी शर्करा मिलती है उसका नियंत्रण करने का काम करता है। यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि जो मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है। जो मधुमेह के जो रोगी होती हैं उनको चिकित्सा यानी इलाज इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है, उसका कारण ये है कि जो मधुमेह के जो रोग हैं उनका अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन इंसुलिन की कमी के कारण होता है। यह हार्मोन्स रक्त में शर्करा स्तर को कंट्रोल करने में सहायता करता है। इसलिए डॉक्टर जो होते हैं वो डायबिटीज़ यानी मधुमेह रोगियों को इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाने की सलाह देते हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। और एक प्रश्न आता है कि इंसुलिन हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होता है और इसका काम क्या है। तो इसलिए आप उत्तर लिख सकते हैं कि इंसुलिन हार्मोन्स अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है और इसके काम क्या है, रक्त में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रित करता है और शरीर में प्रोटीन उपापचय की क्रिया को घटाता है। तो इस प्रकार से दो जो मुख्य प्रश्न है वो मैंने आपको बताए, वो आप इससे रिलेटेड थे तो आप लिख सकते हैं। इसके पश्चात बच्चों अगला जो है वो आप देखेंगे लिंग हार्मोन्स, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेक्स हार्मोन्स। तो ये दो प्रकार के होते हैं, मेल हार्मोन्स यानी नर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन और फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन, फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन्स। और वैसे तो दो होते हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन्स। मेन जो है आपका ये एस्ट्रोजन्स, तो ये वृषण से स्रावित होता है और ये अंडाशय से स्रावित होता है। ये दोनों ग्रंथियां पेट के निचले हिस्से में पाई जाती हैं। इनका काम जो है लैंगिक परिपक्वता यानी मैच्योरिटी जो होती है, मैच्योर हो जाते हैं जब, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास में ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो रोल अदा करते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, जो मादा हार्मोन्स है वो लड़कियों में जनन क्षमता, मासिक चक्र, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों पर नियंत्रण करता है और जो नर हार्मोन्स है ये वृषण में शुक्राणु जनन क्रिया को जो है नियंत्रित करता है और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को भी नियंत्रण करने का काम करता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पादपों में और जंतुओं में जो हार्मोन्स हैं उनके डिफरेंट कार्य होते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण थे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताए। तो इस प्रकार यह अध्याय जो नियंत्रण एवं समन्वय है वो लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इस अध्याय के जो 1 नंबर वाले प्रश्न है उसका वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। तो बच्चों आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 का जो नियंत्रण एवं समन्वय पाठ है वो पूरा करा दिया गया है। अगर इस वीडियो को देखने में आपको ज़्यादा समय लग रहा हो तो आप उसके लिए एक मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ। आप जब भी YouTube को देखें तो उसके ऊपर एक सेटिंग वाला ऑप्शन होता है। उस सेटिंग वाले ऑप्शन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसमें एक ऑप्शन आएगा स्पीड का। उस स्पीड में आप देखेंगे तो वहाँ पर लिखा होगा नॉर्मल, और जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसमें कई ऑप्शन मिलेंगे। तो वहाँ पर आप 1.5x या फिर 1.75x को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप आवाज़ सुनिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो 1.5 पर रहने दीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो आप उसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इससे आपका जो वीडियो है वो आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देख पाएंगे। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनको भी काफ़ी हेल्प हो जाए परीक्षा के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी कक्षा 10 के विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।